शुरू करें। चलो, तो लो वाला सिलेबस लास्ट क्लास में देख लिया, आप लोगों को सिलेबस याद है। सिलेबस में कुछ महिलाओं को लेकर एक्ट बताए थे, कुछ बच्चों को लेकर एक्ट बताए थे, वृद्धों को लेकर करंट, राजस्थान और अवधारणा। और लो में टोटल कितने टॉपिक आपको बताए हैं? 11 टॉपिक पढ़ के जाने। आज की क्लास में जो डिस्कशन होगा वो होगा सबसे पहले महिलाओं वाले एक्ट को लेकर। और महिलाओं को लेकर कितने एक्ट हैं? 2। कल गलती से एक में 2012 बता दिया था, 2013 का एक्ट है, वो लिखते टाइम गलती से लिख दिया, तो 2005 और 2013। ये डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट है, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा, और ये कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। ये 2 आपके सिलेबस में महिलाओं को लेकर लगे हुए हैं। अपनी अप्रोच पढ़ने की ये रहेगी कि ओरिजिनल एक्ट में जो लिखा हुआ है उसको कवर अप करेंगे, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ज़्यादा सिंप्लीफाई करना ठीक नहीं, कुछ लैंग्वेज वहाँ पे आपको लिख के आनी पड़ेगी। घबरा गए क्या? कुछ लैंग्वेज आपको लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लोग की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, थोड़ी सी कुछ शब्दावली, ज़्यादा नहीं, तो वो थोड़ा सा ठीक फील होता है। बहुत ज़्यादा जनरलाइज करना भी ठीक नहीं होता, और बहुत ज़्यादा कलिश शब्दावली भी उपयोग नहीं करेंगे। बहरहाल आज का जो अपना एक्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा। कौन सा? डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। चलिए, ये एक्ट का नाम है, क्या नाम है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का एक्ट है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है, एक दो आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं याद रखना चाहें तो कोई इतना ज़रूरत नहीं है भाई। इसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है? 5 है, टोटल 5 चैप्टर हैं। बात घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई है, तो बात वो थप्पड़ वाली भी जुड़ी हुई है, 5 की थप्पड़ वाला। ठीक है, और इसमें टोटल धाराएं 37 है। एक्चुअली ये 26 अक्टूबर को ये इम्प्लीमेंट, 26 अक्टूबर 2005 को। तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था कि 2 का आगे 3 और 6 के आगे 7, तो टोटल 37 धाराएं हैं। याद रखें तो भी ठीक है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत परीक्षा के लिए तो नहीं पड़ेगी। कुल मिला के आपको याद रखना है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में 2005 का एक्ट है, और इसमें 5 ही चैप्टर हैं, और इसमें धाराओं की संख्या कितनी है? 37 है। आगे जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अध्याय फर्स्ट है वो लगभग परिभाषाओं से जुड़ा हुआ होगा, और जो अंतिम अध्याय होता है वो प्रकीर्णन, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहला मुद्दा होगा कि चैप्टर्स को समझ लेना ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। एक्ट क्यों लाया गया, एक्ट की ज़रूरत क्या थी? तो आपको पता है कि महिलाओं की पहले तो यही नियति समझी जाती थी, या महिलाएं खुद भी इस बात को स्वीकार करती थी कि भाई पुरुष कमाते हैं, उनसे मारपीट नॉर्मल बात है, वो मारपीट भी करते रहते हैं। महिलाएं जैसे से जागरूक हुई, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, तब बहुत सारे कानून बने, इंटरनेशनल लॉ भी बने, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी कई सारे प्रावधान कर दिए गए। जागरूकता बढ़ी तो महिलाएं जागरूक हुई तो महिलाओं की दिशा में फिर उनके संरक्षण के लिए कदम उठाया गया, और उसमें 2005 का जो एक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके नेगेटिव पक्ष पे हमेशा सोचना है। पॉजिटिव तो बहुत है महिलाओं के लिए, पर इसके कुछ दुरुपयोग भी हुए हैं। पूरा दिन लगा इस एक्ट को डिकोड करने में, समझने में, तो एक सामान्य आदमी इस एक्ट को कैसे समझ पाएगा? तो इसकी लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है। क्लिष्ट लो की लैंग्वेज होती ही है, पर आपको नेगेटिव पॉइंट में लिख सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है। सबसे पहला अपना जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा इन अध्याय को समझना, चैप्टर्स को समझना। ठीक, बताओ कितने चैप्टर हैं टोटल? 5 चैप्टर, 1, 2,
3, 4 और 5, और टोटल धाराएं कितनी है? 37 तक। ठीक है, मैंने बताया कि जो फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय है वो प्रारंभिक होता है हमेशा, और इसमें परिभाषाएं शामिल है, और इसमें धाराओं की संख्या 1 से 2 है। पहली धारा और दूसरी धारा इसमें शामिल की गई है। फिर आता घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वॉयलेंस। पूरा एक्ट ही घरेलू हिंसा पर टिका हुआ है। इसका मतलब इसको अकेली को एक क्या दिया? एक धारा दी, धारा 3, और अध्याय दिया इसको 2। दो संख्या भी है, दो किसी के थप्पड़ भी दो, किसी के साथ हिंसा करो। तो अध्याय 2 किससे जुड़ा हुआ है? वो घरेलू, धारा 3 में। ठीक है, हिंसा में 2 नाम है, अध्याय 2 हो गया, और घरेलू में 3 नाम, तो इसकी धारा कौन सी हो गई? 3 हो गई। अब जब घरेलू हिंसा हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन होंगे, कौन उत्तरदायी होंगे, महिला शिकायत कहाँ पे कर सकती है, इसको लेकर फिर संरक्षण अधिकारी, इसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, इसकी वैकेंसी भी आती है। सर्विस प्रोवाइडर आदि की ड्यूटीज क्या है, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, आगे पढ़ेंगे। तो संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता आदि को लेकर चैप्टर नंबर है वो कौन सा हो गया? 3। और धाराएं कहाँ से कहाँ तक है? 4 से लेके 11 तक। चौथा अध्याय है वो अनुतोष से संबंधित है, आदेश से संबंधित है, कि आप जब न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय क्या क्या आदेश पारित कर सकता है, कितने जुर्माने लगा सकता है, क्या प्रक्रिया होगी, ये अध्याय 4 में है। और इसके लिए जो धाराएं वो 12 से 29 तक हैं, और अंतिम प्रकीर्णन है 5वां, 30 से 37 तक धाराएं हैं। कोशिश करो एक बार इनको याद करने की, मैं याद कराता हूँ आपको। इसको यहाँ रख देते इधर कॉर्नर पे। देखो कितने अध्याय हैं टोटल? 5, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हैं। पहले इन चैप्टर्स के नाम याद करो, धाराएं बाद में याद कर लेंगे। तो पहला तो मुझे आ रहा है, और मुझे लास्ट वाला भी आ रहा है, ये मुझे आ रहा है, ये मुझे आ रहा है। बस ये मुझे आ रहे हैं, बाकी आप इतने लोगों को केवल 3 ही बताने हैं। बता देंगे? पहला मुझे आ रहा है, इसका नाम पहला प्रारंभ शुरू कर दिया तो प्रारंभिक हो गया, और अंतिम का नाम मुझे याद है वो है प्रकीर्णन। चलो एक काम और कर लेता हूं, मैं एक और याद कर लेता हूँ, फिर बाकी 2 आप याद कर लेना। एक मैंने ये याद कर लिया, दूसरा इसका नाम घरेलू हिंसा। बस ये लो, अब आपको 2 ही चैप्टर के नाम याद करने हैं, एक चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो पहले का नाम क्या हो गया? प्रकीर्णन ना, प्रारंभिक, और अंतिम का प्रकीर्णन, और दूसरा अध्याय 2 घरेलू हिंसा। अब आपको 2 याद करने हैं, एक याद करना है अध्याय नंबर 3, और एक याद करना अध्याय नंबर 4। ठीक है, ये जो अध्याय नंबर 4 है ये है अंतिम, रिलीफ मिल गई, तो ये भी मेरे याद हो गया कि अनुतोष या आदेश है लास्ट में, या फिर आपको रिलीफ मिल जाना, क्योंकि भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जब वायलेंस हुआ है तो उसकी आपको रिलीफ मिलेगी। तो प्रकीर्णन तो भूल ही जाओ, अंतिम आदेश देके छुट्टी कर दी, भाई आदेश आ गया तो बात खत्म हो गई, फिर तो केवल कागज इकट्ठे करने बचते हैं, वो प्रकीर्णन में आ गया, इधर आदेश आ गया। अब आपको केवल एक अध्याय याद करना है, उसका नाम है 3। अब आदेश तो तब दिया जाएगा ना जब पहले कोई पुलिस वाले आएंगे, कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर आएगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर आएगा, तो इनमें उनके कर्तव्यों के बारे में बात लिखी है कि संरक्षण अधिकारी और कोई सेवा प्रदाता आदि। ठीक है, इसका मतलब 5 के 5 अध्याय आपके याद हुए होंगे। पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक। दूसरे का नाम क्या है? घरेलू हिंसा। अंतिम का नाम क्या है? प्रकीर्णन। चौथे का नाम क्या है? आदेश, अनुतोष आदेश। और ये एक बचा है संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता। अब इनकी धारा याद कर लेते हैं। धारा देखो मुझे याद है, पहले में 1 और 2 है, ये तो मैंने लिख दूंगा, और इसकी धारा घरेलू हिंसा की धारा 3 है, और ये जो प्रकीर्णन वाला इसकी धारा 30 से 37 है। अब बच्ची 2 आपको याद करने। अब यहां मैंने 3 तक छोड़ा, तो आप 4 से शुरुआत कर दो, तो 4 से डबल डंडा
ठीक है, हाँ। और आपको पता है कि साहब मूल अधिकार 12 से शुरू होते हैं, पता ना, 12 से 35 तक। तो ये 12 से शुरू हो गया इधर, और 12 से कहाँ तक कर देंगे, दोनों 29 तक। याद रह जाएगा, याद रहेगा क्या? चलो बताओ, याद हो गया तो बताओ फटाफट अब। वो भी साफ कर दूं, वो देख लेते हो? चलो, इसको भी मैंने मिटा दिया। अब बताओ आप तो। चलो मैं एक बढ़िया सी टेबल बना लेते हैं, अपन आप लोग भी बना लो, नोट्स में बना रहे हो तो। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अध्याय, अध्याय। यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम, और यहाँ पे लिखेंगे धाराएं, ठीक है, या धारा। अध्याय 1, नाम क्या है इसका, प्रारंभिक। और धारा 1 और 2, याद हो गई। अब बात करते अध्याय 2। 2 में क्या है, दो, क्या, 2 थप्पड़ दो, तो वो घरेलू हिंसा हो जाएगी ना। तो घरेलू हिंसा ही है क्या, घरेलू हिंसा। और ये देखो घरेलू हिंसा का इधर से उठा लिया, घरेलू का धारा 3 उठा ली, ठीक। अब नंबर 3 पे आते हैं, ठीक। हाँ देख लो, ये हिंसा को भी ऐसे लिखते हैं ना, हिंसा, वो याद ही हो गया होगा, हिंसा है वाला 3 बन रहा है। अब बताओ आप तो, अध्याय नंबर 3 बताओ। 3 में 3 लोगों के नाम है, मजिस्ट्रेट का है, सेवा प्रदाता का है, संरक्षण अधिकारी का है। तो 3 में वो तीनों अधिकारी हो गए, तो 2 के नाम लिख देते हैं, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, और सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर। अब ये हो गए, तो 3 के आगे 4, और ये सारे अधिकारी वो गले में डंडा लगाने वाले हैं, 11 तक छोड़ेंगे इनको। इसके बाद में चौथे में तो ऑर्डर ही आएगा, अनुतोष आदेश, अनुतोष आदेश कहाँ से कहाँ तक है, 12, और 12 से 29, और अंतिम कौन सा बचता है, प्रकीर्णन 5, और प्रकीर्णन 30 से 37। ये लो, 1 2 2 9, 4 से 11, 3। एक बार और देख लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, याद हो जाएगा। चलिए, ये हो गया अपना अध्याय का नाम। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ें तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इसको पढ़ने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, वो पहले बता देता हूँ मैं आपको। कि ऐसा करते इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कि ओबियस ही बात है कि यहाँ से शुरुआत होगी अपनी तो। पर आपको इस एक्ट को सबसे पहले समझना है कि असल में एक्ट है क्या, किसके बारे में बात करता है, ठीक। एक तो इसके उद्देश्य हैं एक्ट के, अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल जो एक्ट का पीडीएफ है, इसको निकाला और यहाँ से पढ़ रहे हैं। इससे क्या आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है आपकी, हाँ भाई ओरिजिनल जो पीडीएफ, ओरिजिनल लॉ का जो है, यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा ये बढ़ता है कि हाँ इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिभाषाओं को लेकर, परिभाषाएं। ये स्लाइड हमारे साथ लास्ट तक चलेगी, परिभाषाएं। परिभाषाओं के बाद में देखेंगे अपन किसके बारे में, घरेलू हिंसा क्या है असल में, तो हिंसा के बारे में, घरेलू हिंसा। अब जब घरेलू हिंसा हुई है तो आप आवेदन करेंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, आवेदन और अधिकारी। अब ये अधिकारी क्या आदेश निकालेंगे, तो मजिस्ट्रेट के आदेश आ जाएंगे, और फिर जुर्माना आ जाएगा। हाँ मतलब आदेश जुर्माना पेनल्टी हो जाएगा, समझ में आ गई क्या बात ये। तो देखो ये वाला अपना
स्लाइड रहेगी पढ़ने के लिए, दिखाई दे रही है ना? ठीक है, इस अध्याय को वापस से रिपीट कर लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, अध्याय कितने हैं? अध्याय 5, धाराएं कितनी है? 37। कब का एक्ट है? 2005 का। नाम क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005। ठीक है, अक्टूबर 2005 की बात है, 26 अक्टूबर 2005। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन इस पूरे एक्ट में? सबसे पहले परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ेंगे, फिर शिकायत कहाँ कर सकते हैं, अधिकारी कौन होंगे, आदेश क्या क्या दिए जाएंगे, और जुर्माना क्या होगा। क्लियर हो गया क्या? वापस से दिमाग में एक पूरी स्लाइड को, पूरी पिक्चर को विजुलाइज करनी है। सबसे पहले परिभाषाएं, कितनी परिभाषाएं? बहुत सारी परिभाषाएं वैसे इस चैप्टर में। अपने को अगर बताऊं तो आपको मैं 1 2 3 4 5 6 7 कुछ और परिभाषाएं हैं वो इनमें आ जाएंगी। जैसे सेवा प्रदाता की परिभाषा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो आगे आ जाएगी। संरक्षण अधिकारी परिभाषा आगे आ जाएगी। प्रतिकर की परिभाषा आगे आ जाएगी, जब इसके लिए धाराएं पढ़ेंगे तब। क्लियर हो गया क्या? इसका मतलब जो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उसमें अपन व्यथित व्यक्ति क्या होता है मैं समझाऊंगा, बालक की परिभाषा क्या है, घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, घरेलू नातेदारी क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है, प्रत्यर्थी क्या होता है, घरेलू हिंसा क्या होती है। तो ये सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे पहले तो। ठीक है, डेफिनेशन रटने के मोड में 15 शब्द में अगर परीक्षा में आता है तो आप उसको लिख के आ जाएंगे। तो सबसे पहले परिभाषाएं, डेफिनेशन देखने वाले हैं। इसके बाद में घरेलू हिंसा की परिभाषा देखेंगे कि होती क्या है। जब हिंसा होगी तो शिकायत किसके विरुद्ध कर सकते हैं, शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत कब की जा सकती है, शिकायत का माध्यम मीडियम क्या होगा शिकायत करने का, अधिकारी कौन कौन होंगे। तो ये 4 अधिकारियों का उल्लेख किया गया यहाँ पे। एक संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट। इस पूरे एक्ट में इन 4 का जिक्र है। आदेश क्या क्या आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट क्या क्या आदेश दे सकता है, आगे समझ में आ जाएगा। संरक्षण का आदेश दे सकता है, निवास का आदेश दे सकता है, वित्तीय आदेश दे सकता है जिसको धनीय बोलते हैं, अभिरक्षा का आदेश और प्रतिकर का। इस स्लाइड को आराम से एक बार देख लो, 2 मिनट, आपको पूरी फिल्म, आपको तस्वीर समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले 2005 का एक्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है। 2005 का ये एक्ट है और 5 ही पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 चीजें पढ़ेंगे इसमें और 5 ही इसमें अध्याय हैं, और असल में ये सारे अध्याय ही हैं। ठीक है, इसमें प्रकीर्णन को छोड़ दिया अपन ने। सबसे पहला सेगमेंट परिभाषाओं का पढ़ेंगे, डेफिनेशंस का, परिभाषाएं। फिर घरेलू हिंसा की परिभाषा देखेंगे, होती क्या, सारी चीजें क्लियर करेंगे। शिकायत कहां कर सकते हैं जब घरेलू हिंसा होगी तो उसकी बात पढ़ेंगे। अधिकारी कौन होंगे उनकी बात पढ़ेंगे, और उनके द्वारा ऑर्डर क्या क्या दिए जाएंगे। बताओ कितनी बातें इस एक्ट में, कितनी बातें पढ़ेंगे? 5। इमेजिन करो आपके गांव में कोई ऐसी कोई एक महिला रह रही है। ठीक है, वो पीड़ित है, व्यथित है, तो उसके बच्चे भी है छोटे छोटे, उसकी मार पिटाई भी हुई है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया है। तो अब वो उसकी मारपीट हुई और इसका मतलब उसको पहले परिभाषित करो आप, महिला कौन है, उसको पीड़ित कैसे किया जा रहा है, प्रत्यर्थी कौन होता है, व्यथित महिला कौन है, बालक कौन है, घरेलू घटना रिपोर्ट क्या है, घरेलू नातेदारी क्या है, कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। कुल मिला के पहला जो अपना मुद्दा होता है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को समझ लेना, परिभाषाओं को समझ लेना अच्छे से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषाएं, एक एक परिभाषा को याद करते हुए चलेंगे। अब महिला को आपने परिभाषित कर दिया, गांव वाली महिला को। अब इसको ब्रॉड रूप से परिभाषित करेंगे कि घरेलू हिंसा में हुई क्या क्या है। मारपीट हुई है, कमरे में बंद किया उसको, उसका कोई पियर से लाया हुआ सामान था, कोई गिफ्ट थे, स्त्री धन जिसको बोलते, वो छीन लिया गया है, चोट आई है, उसके बच्चे नहीं है इसलिए उसको बांझ वगैरह बोल के परेशान किया है। इसको मोटे तौर पे आप उस महिला को दिमाग में बैठाओ। फिर आप मिले उस महिला से तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि आप शिकायत करो। तो महिला पूछेगी कि मैं शिकायत किसके विरुद्ध करूं,
सास के विरुद्ध करूँ, हस्बैंड के विरुद्ध करूँ, किसके विरुद्ध करूँ, तो यहाँ पे अपन शिकायत समझ में आ जाएगी। वो कहेगी कि शिकायत क्या मेरी आप करके आ सकते हो क्या, तो शिकायत कौन कर सकता है, उस महिला की यहाँ पे शिकायत पढ़ेंगे। उसने कहा कि उन्होंने कल मारा था या 2 महीने पहले मारा था, तो मैं शिकायत अब कर सकती हूँ क्या। और अंतिम पढ़ेंगे कि मेरा माध्यम क्या होगा, कि मैं फ़ोन कर दूँ वहाँ पे थाने पे, या रिपोर्ट लिख के दूँ, या मौखिक रूप से जाके आऊँ। तो यहाँ तक आपने उसको सलाह दे दी शिकायत की। जैसे ही शिकायत होती है 4 अधिकारी पिक्चर में आ जाते हैं, जिनमें पहला है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, फिर है पुलिस अधिकारी, सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब छोटा सा ये है कि आप वो घर से निकाल दिया तो आप रहेंगे कहाँ पे, तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आगे समझ में आ जाएगा, इनके पास आप आश्रय स्थल में रह सकते हैं। और मजिस्ट्रेट तो फिर अंतिम पिक्चर में आता है, और मजिस्ट्रेट ये सारे आदेश दे सकता है। समझ में आ गई बात ये। तो इसका मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो समझ में आ गया होगा आपके कि सबसे पहले यहाँ तक देख ले। देखो इस एक्ट को पूरा ऐसे ब्लड में ले लेना है, ठीक है ना, कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए आपके एक्ट की। हाँ ये एक्ट याद हो गया। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, परिभाषाएं। उसके बाद क्या देखेंगे, परिभाषा आ गई तो फिर एक अलग से परिभाषा देखेंगे, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा ही होगी तो क्या करने जाएंगे, शिकायत। शिकायत किसको करेंगे, कितने अधिकारी पिक्चर में आ गए, 4। कौन कौन, संरक्षण अधिकारी, इसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, ऑर्डर देने का, तो मजिस्ट्रेट 4-5 ऑर्डर दे सकता है। ये पूरा आपका एक ब्रॉड एक्ट है। समझ में आ गया, वापस से रिकॉल कर लो। 5 चैप्टर टोटल, 5 चैप्टर लगभग ये अपने को ऐसा पढ़ लेना है। उसमें सबसे पहले आपको परिभाषाएं पढ़नी है, फिर आपको घरेलू हिंसा की परिभाषा पढ़नी है, फिर शिकायत कौन कर सकता, कब कर सकता, कहाँ कर सकता, माध्यम क्या होगा, ये अधिकारियों के बारे में बात है, फिर न्यायालय के आदेश के बारे में बात है। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अब शुरुआत किसे कर रहे हैं, परिभाषाओं से। कई परिभाषाएं, इसमें 7-8 परिभाषाएं पढ़नी है। हर परिभाषा पर 15 शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्लाइड समझ में आ गई पूरी। अब एक बार और देखो, देखे समझ में आ रही है क्या स्लाइड, देखो इधर। पहले परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर घरेलू हिंसा, शिकायत, अधिकारी, आदेश। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो किससे शुरुआत करेंगे, परिभाषाओं से। और परिभाषाओं में सबसे पहले कौन आएगा, जिसके कोई पीड़ा हुई है, मतलब व्यथित। 2 चीजें याद रखना आप इस एक्ट में। देखो क्या क्या हो सकता है इस एक्ट में, परिभाषाएं और आसान करके बताऊं तो मैं आपको। ये घर है बड़ा सा, कैसे बने, ये घर है, यहाँ पे एक रहती है महिला, एक रहता है, ये महिला हो गई, ये रहता, ये बड़ी मुच्छों वाला, इसका हस्बैंड। पिक्चर तो इन 2 से शुरू होती है, बाकी तो सारे अपने आप आ जाते हैं, फिर लपेटे में भी आ जाते हैं, बाकी पिक्चर इन दोनों से शुरू होती है। ठीक है, ये एक साझी गृहस्थी में रहते हैं। ये शब्द मैं लिख रहा हूं भी, फिर देखना आप आगे सारे शब्द आ जाएंगे। किस में रहते हैं, एक साझी गृहस्थी में, साझी गृहस्थी। ये थोड़े लोग के नाम है, आपको ऐसे अटपटे लगेंगे। गृहस्थी तो है साथ में, साझा गृहस्थी है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। ये महिला वैसे तो महिला है, पर इसके साथ में कुछ गलत हो गया तो ये महिला नहीं बचेगी, फिर ये पीड़ित हो जाएगी। पीड़ित का नाम इस एक्ट में व्यथित लिखा हुआ है, तो ये व्यथित हो जाएगी, मतलब इसकी व्यथा हो गई, व्यथा, व्यथित, इसके पीड़ा हो गई, व्यथित महिला। इसने शिकायत की तो रिस्पोंडेंट हो गया है, इसको रिस्पॉन्स करना है, इसको बोलते हैं प्रत्यर्थी। ये हो गया प्रत्यर्थी। ये पुरुष था पर पुरुष नहीं बचा, अब ये प्रत्यर्थी बन गया।
प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी कहाँ से शब्द निकला है? प्रतिवादी से, रेस्पोंडेंट से। तो ये प्रतिवादी है, ये वाद करने वाला, ये प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद किया गया हो। कोई भी आ सकता है इसमें, घर के और सदस्य भी आ सकते हैं। प्रत्यर्थी में तो जो देखो, इस एक्ट की एक खूबसूरती और है, इसमें जो पीड़ित होगी वो हमेशा महिला होगी। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मान लो पुरुष के साथ ऐसा हो गया तो वो, ये महिला का एक्ट है भाई, महिला। देखो इस एक्ट से एक चीज और समझाऊं आपको मैं, अब आपने बात चलाई तो एक चीज और बताऊं आपको। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इस एक्ट में कितनी चीज निकल कर आएंगी? घरेलू। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, दो हाइपोथेटिक सिचुएशन लेते हैं। ये घर है और इस घर में वाइफ और हस्बैंड रह रहे हैं। मैं इस एक्ट को फिर वो बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा, पर समझ लो, देखी जाएगी, ठीक, आधा घंटा और लग जाएगा। वाइफ और हस्बैंड रह रहे एक जगह, और हस्बैंड ने वाइफ की पिटाई घर के अंदर कर दी, ठीक, तो मामला घरेलू हिंसा का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब लेते हैं दूसरी सिचुएशन, महिला गई हुई थी कोई कंपनी में काम करने के लिए, वहां टेबल पर बैठी हुई थी, किससे चैट कर रही थी, बैठी थी, हस्बैंड वहां पहुंच गए और कंपनी के अंदर ही महिला की पिटाई कर दी। घर में नहीं करी है, कंपनी में कर दी महिला की पिटाई। मामला घरेलू हिंसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, याद रखिए। अरे कहीं भी पिटाई करे, चाहे पिटाई रिश्तेदार से होनी चाहिए, वो घरेलू हिंसा का मामला। अब लेते दूसरा मामला, ये वाइफ अपने घर में बैठी हुई थी, उसने जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके मंगवा लिया, डिलीवरी बॉय आया और महिला ने पैसे दे दिए, पर उसके पास पहुंचे नहीं खाते में, तो महिला की डिलीवरी बॉय के साथ झड़प हो गई और डिलीवरी बॉय ने महिला की उसके ही घर में पिटाई कर दी। तो मामला घरेलू हिंसा का बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा, क्यों? वो डिलीवरी बॉय बाहर का व्यक्ति था, पिटाई करी है उसने, तो ये मामला कुछ और ही बनेगा, घरेलू हिंसा का नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब ये है कि पिटाई घर में होनी जरूरी ऐसा नहीं है, महिला तो होनी चाहिए। अच्छा, महिला तो ऐसे भी हो सकती है, फिर कोई एक आपको रोड पे कोई महिला मिली और आप भी जा रहे थे और आपने उसकी पिटाई कर दी, सड़क पे करिए, महिला ही है सामने वाली, आप पुरुष है, तो क्या मामला घरेलू हिंसा का बनेगा क्या? नहीं। इन कॉम्प्लिकेशंस को आपको समझना है। घरेलू हिंसा का मतलब होता है घर में, अब यहाँ पे घर का मतलब कोई घर नहीं है, इस घरेलू का मतलब ये यहाँ पे ये समझे आप कि रिश्तों से बना हुआ कोई ऐसा एक जाल है, वो चाहे एक और अब बात आएगी। घरेलू हिंसा का मतलब अपन केवल ससुराल पक्ष समझते हैं ना। अगर भाई ने बहन की पिटाई कर दी, चाचा ने भतीजे की पिटाई कर दी, तो परिवार में अगर चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे पियर पक्ष हो, मामला फिर भी घरेलू हिंसा का बनता है। तो जनरली घरेलू हिंसा का मतलब हम विवाहित महिला समझते हैं, ये अविवाहितों के लिए भी तो है कानून। तो इस वाले घर में पिटाई हो जाए तभी मामला घरेलू हिंसा का है। तो सारे पेरेंट्स सावधान हो जाएंगे अब। है मतलब, हाँ, चाचा ने अगर भतीजे की किया तो लड़कों की कुटाई ठीक ठाक कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, केवल भतीजी का मामला है, ठीक है, क्योंकि लड़के बड़े ही कूटने के लिए ऐसा बोलते हैं। महिला, इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग बात और है, हालांकि मैं ये बताना नहीं चाह रहा था आपको। महिला, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीड़ित जो है वो केवल महिला होगी, पर पीड़ा देने वाला पुरुष भी हो सकता है। मान लो सास ने पिटाई कर दी, तो इधर भी महिला उधर भी महिला है। पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, प्रत्यर्थी पुरुष एक बार आएगा, पुरुष का नाम तो हस्बैंड का तो आपको लिखवाना ही पड़ेगा, ससुर का लिखवाना पड़ेगा, फिर आप महिलाओं के नाम लिखा देते, सारी महिलाओं को आप वहां पे प्रत्यर्थी नहीं बना सकते। हालांकि बहरहाल ये कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं जाना है, समझे? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है, ठीक है, समझ तो गए ना? पूछो। वो तो फिर चलते हैं कानून में, ऐसे तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाती हैं, ठीक है। चाहे लिव इन में रहें, चाहे कुटुंब में रहें, चाहे बिना शादी के रहें, चाहे शादी के बाद रहे, चाहे तलाक हो गया उनके बीच में, साझी गृहस्थी में रहे थे,
मामला फिर भी बन सकता है। तो ये तो फिर बहुत लीगलिटी आ जाती है ना, लॉ की भाषा में देखें तो इसको सब पे लागू है, ये कोई नहीं बचेगा इससे। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे समझे कि यहाँ पे व्यथित है वो महिला है, इधर प्रत्यर्थी ये पुरुष है। अब क्या पुरुष ही होगा क्या प्रत्यर्थी? नहीं, पुरुष के साथ में कोई भी और भी शामिल हो जाएंगे जिन्होंने घरेलू हिंसा करी है। इसकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, चाची हो सकती है, हाँ कोई भी हो सकता है, समझ गए ना। पर हाँ 18 वर्ष से उम्र के ऊपर के बच्चे भी, व्यथित हमेशा महिला ही होगी, ये पुरुष नहीं हो सकता। समझ तो गए होंगे। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया इस पे। अब परिभाषा किसकी है? पहले व्यथित महिला की पढ़ेंगे, फिर बालक की पढ़ेंगे, फिर घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू नातेदारी, मजिस्ट्रेट, प्रत्यर्थी, घरेलू हिंसा। इनकी परिभाषा को समझते हैं आप, कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलते आगे। सबसे पहले देखो व्यथित महिला, ये आपको 15 शब्द में पूछ सकता है, 15 वर्ड में, टू के या फिर ए, ये आपको लिखना है। पहली परिभाषा किसकी है? व्यथित महिला की है। बहुत ध्यान से अब एक एक वर्ड को समझते हुए लिखना है। ये ऐसे लिख देते हैं इसको ब्रैकेट में, टू और फिर क या फिर ए की बात हुई ना। तो आपको पूछेगी व्यथित महिला की डेफिनेशन कहाँ पे है, तो धारा 2 में सारी परिभाषाएं हैं, और 2 का सेक्शन 2 है, इसका क्लोज क या ए, दो ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी भी एक आपको इंटरेस्टिंग और बता दूं, देखो ये तो महिला है व्यथित, इसके लिए तो ए है, और ये है क्यू। ये पूछेगा ए क्यों गई तू वहां थाने पे मुकदमा करने, तो इधर ए में तो कौन आएगा? व्यथित महिला, और क्यू में प्रत्यर्थी आएगा। ये दो तो आपकी बस याद रखनी है, ए क्यों गई वहां, तो ए और क्यू। ठीक है, चलिए। हाँ अब व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति आप कहोगे यार अभी तो व्यथित महिला का नाम ले रहे थे, अभी व्यक्ति कर दिया। ये आप समझें कि कानून की परिभाषा में व्यक्ति भी कई कैटेगरी के होते हैं, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, वहां पे व्यक्ति वर्ड यूज किया जाता है। समझ गए ना, ऑब्वियस सी बात है। व्यथित व्यक्ति, अब यहां पे लिख दिया कि व्यथित व्यक्ति का मतलब कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है। ये अभिप्रेत क्या हो गया? कोई भूत प्रेत नहीं है ये। जब भी आप आशय लिखें कानून में आते ही उसको आप अभिप्रेत कर देंगे, ये ध्यान रखना आपको। समझ गए ना, कि जब भी आपको कोई पूछा जाए इससे क्या आशय है, तो एक अच्छा शब्द मिल गया, ये अभिप्रेत है, भूत प्रेत है या अभिप्रेत है। कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो दो कंडीशन पूरी करती हो। पहली कंडीशन क्या है? प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी कौन है? वो रिस्पोंडेंट क्यू वाला। प्रत्यर्थी वो कूटने वाला प्रत्यर्थी है कि घरेलू नातेदारी में रही है। अब ये नातेदारी क्या होती है समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में या तो है या रही है, पहले रही है। और दूसरी शर्त क्या है? जिसका अभिकथन है, किसका? इस महिला का अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। ये दो जो कंडीशन फुलफिल करेगी वो व्यथित व्यक्ति कहलाएगा, महिला कहलाएगी। मान लो आपको पूछ लिया एक कितने शब्द में, 15 शब्द में पूछ लिया। इसको देखो, व्यथित महिला, एक एक शब्द को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति, सबसे पहले आपको इतना ही देगा वो परीक्षा में 15 शब्द में व्यथित व्यक्ति। अब लिखना कैसे? 4 लाइन मिलेंगी 15 शब्द में, तो यहां पे कर देंगे कि ऐसा भी कर सकते, डोमेस्टिक 2005 की धारा 2 और 2 ब्रैकेट में ए लिख देना या क्या लिख देना, क्या के अनुसार। भाई अगर ऐसा लिख दिया तो वाई वाई हो गई, सबकी तो नहीं लिख पाओगे, पर जितना याद हो उतना तो याद करो, ताकि कुछ क्या पता पहला ही क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसा लिख दिया इसको, तो फिर आगे एग्जामिनर थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि कॉपी अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग व्यक्ति चेक करते हैं, पर एक खुद को भी मोटिवेशन फील होता है अगर ऐसा अच्छा लिख देते हैं तो। के अनुसार व्यथित व्यक्ति वह महिला है, वह महिला जो 2 कंडीशन फुलफिल करती हो। भाई व्यथित कब हुई है तो मुझे पता लग गया,
कि उसकी मार कुटाई हुई है, ये तो पता लग गया ना। पर पहली कंडीशन क्या, किसके द्वारा हुई है, उसके किसी रिश्तेदार से, नातेदार से रही है। तो ये दो कंडीशन पूरी करेगा वो व्यथित महिला कहलाएगी। तो आ गया जॉब। इधर देखो, प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में रही है। प्रत्यर्थी कौन हो गया, वो पुरुष की घरेलू नातेदारी में रही है। और दूसरी बात, उस महिला का अभिकथन है कि वो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। ऐसा कैसा लिख के आना है। 15 शब्द तैयार हो गए। क्या बताएंगे, ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में रही है या है, और जिसका अभिकथन है कि वो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। शिकार रही है, समझ में आ गया। तो एक परिभाषा आपको समझ में आ गई। किसकी परिभाषा है, व्यथित व्यक्ति की। बताओ क्या है, व्यथित व्यक्ति का नाम आते दो कंडीशन फुलफिल करनी है, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रही है या रह रही है, और उसका अभिकथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। ठीक, अगली बात, बालक, बी फॉर बालक, बी फॉर बॉल और बी फॉर बॉय। तो बॉय की परिभाषा कहां पे, दो, और इसका जो क्लोज है वो कौन सा है, बी है या ख है। हाँ, और इधर बालक और बी, याद रह जाएगा। बालक कौन है, वही अभिप्रेत तो लिखना ही है, रट लो कि बालक का अभिप्रेत है। ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दो कंडीशन पूरी करता हो, 18 साल का और वो डीएसपी हो पुलिस का, ऐसा। हाँ, जो 18 वर्ष से कम की आयु का हो, या दत्तक हो, सोतेला हो या पोषित हो, डीएसपी, याद रहेगा क्या। कौन अभिप्रेत है, बालक जो 18 वर्ष से कम की तो आयु का हो और डीएसपी हो। डीएसपी मतलब जिसके अंतर्गत कोई दत्तक आ गया, डी फॉर दत्तक, एस फॉर सोतेला, पी फॉर पोषित बालक हो, याद रहेगा। तो बालक में आपको दो चीजें याद रखनी है। व्यथित में कितनी याद रखनी है, व्यथित में दो, प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है, और उसका अभिकथन है कि उसके द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। और बालक में कौन आएगा, 18 वर्ष से कम की आयु का कोई भी व्यक्ति जो डीएसपी, डीएसपी मतलब दत्तक हो सकता है, सोतेला हो सकता है और पोषित बालक हो सकता है। दो परिभाषा याद हो गई। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी थोड़े दिनों में चर्चा में रहा, उसकी बातों पर नहीं करेंगे, पर ये आपको जब धारा में 12 पढ़ाऊंगा तब इसकी वापस बात आएगी एक बार। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, ई फॉर एजुकेशन। तो जो एजुकेटेड होगा वही घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करेगा। तो याद रखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ग घ डी, ये कहाँ गए, डी कहाँ गया, छोड़ दिया इसको, आगे आ जाएगा अपने आप ही। तो 2E, ई फॉर एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। और वैसे भी ये लास्ट में क्या बोलते हैं इसको, क ख ग घ अंग, या जो भी बोलते हैं, ये आ गया। और ये DIR तैयार होगी, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। कैसी रिपोर्ट होगी ये, इसकी भी दो कंडीशन होंगी। पहली है, ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। नहीं सुन में आया क्या, इसका मतलब है, आपने दिमाग नहीं लगाया वरना समझ में आ जाता। व्यथित कौन है, जो पीड़ित महिला है, उसने घरेलू हिंसा की शिकायत करी तो एक रिपोर्ट तैयार कर ली, उसी का नाम घरेलू घटना रिपोर्ट है, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट है। देखो मैं एक बार इसको और थोड़ा आसान कर दूं। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये महिला है और ये महिला नहीं बची अब, क्योंकि इसकी मार पिटाई होगी तो क्या हो गई, ये व्यथित महिला हो गई। इसने क्या करी, जाके शिकायत करी, और शिकायत को कहाँ लिखेंगे, निश्चित फॉर्मेट में लिखेंगे। इसको बोलते डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। इसका मतलब व्यथित महिला की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई रिपोर्ट ही डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कहलाती है। एग्जामिनर को ऐसा कैसे लिख के आएंगे कि धारा 2 क्लोज कौन सा है, ई या ग के तहत व्यथित महिला की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई रिपोर्ट ही डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कहलाती है।
क्लियर हो गया क्या? चलिए देखिए अब इधर आओ, ये घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार हो गई होगी। घरेलू घटना रिपोर्ट व्यथित व्यक्ति से और घरेलू हिंसा की शिकायत पर और विहित प्रारूप में तैयार की गई हो। याद हो गई क्या? अगली परिभाषा, घरेलू नातेदारी। नातेदारी में तो ऐसे क्या था, एफ फोर क्या होता है, फैमिली होता है, परिवार होता है, वही घरेलू नातेदारी हो गई, आपकी फैमिली नातेदारी है। तो एफ में आप ये इंग्लिश वाला लिख के आए परीक्षा में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जामिनर तो अच्छा और समझेगा इसको, उसने लो इंग्लिश में पढ़ी है। तो एफ लिख के आना, 2F में घरेलू नातेदारी है, एफ फॉर फैमिली। ई में क्या बताओ, ई में घरेलू घटना रिपोर्ट है। और प्रत्यर्थी कौन होता है, प्रत्यर्थी, यस। और व्यथित महिला कौन है, यस। तो अब घरेलू नातेदारी क्या होता है, दो व्यक्तियों के, भाई नातेदारी एक से नहीं हो सकती, कम से कम दो तो चाहिए। तो दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? पहली शर्त तो ये कि भाई वो साझी गृहस्थी में, मतलब एक हाउस होल्ड में साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं। अब आपके घर में कोई क्यों रहेगा आपके साथ में, उसके साथ आपका कोई तो रिलेशन होगा। तो नीचे फिर रिलेशन बता दिया इन्होंने, कहा कि या तो उनमें समरकता का ब्लड रिलेशन पाया जा सकता है, भाई बहन हो गए, या उनमें विवाह का रिलेशन पाया जा सकता है, या पति पत्नी हो, या दत्तक ग्रहण, कोई दत्तक लिया होता है, या अविभक्त कुटुंब के सदस्य। कुटुंब का मतलब यहाँ पे वही बड़ी फैमिली, आपका परिवार हो गया, दादा चाचा, चाचा का बेटा, फिर चाचा का बेटा, बेटा, संयुक्त परिवार मान लो। बहुत इंटरेस्टिंग है घरेलू नातेदारी, 1500 में आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि घरेलू नातेदारी क्या होता है। तो आप कहेंगे घरेलू नातेदारी से अभिप्रेत दो व्यक्तियों के बीच में जो साझी गृहस्थी में रहते हैं और उनके बीच में खालिस्तान 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 रिलेशन पाया जाता है। याद हो जाएगा। तो क्या हो गया, घरेलू नातेदारी, दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, और उनके बीच में ये रिलेशन पाया जाता है समरकता का, विवाह का, दत्तक का और अविभक्त कुटुंब का। याद रह जाएगा। ऐसा कैसे छाप के आना आपको कि दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो एक साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, जिनके बीच में समरकता, विवाह, दत्तक या अविभक्त कुटुंब का रिलेशन या संबंध पाया जाता है। याद हो गया। ठीक है, अगली परिभाषा, मजिस्ट्रेट। ये तो बहुत आसान है परिभाषा। ठीक है, आई, मुझे भी मजिस्ट्रेट बनना है, आई वॉन्ट टू बी मजिस्ट्रेट। आई में क्या लिखा हुआ है, आई में मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। आई फॉर यहाँ पे मजिस्ट्रेट याद करना। मजिस्ट्रेट कौन होगा भाई, बाल्य की परिभाषा पूछ लो, मजिस्ट्रेट की पूछ सकता है 1500 में। मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, या तो व्यक्ति अस्थायी रूप से अन्यथा निवास कर रहा है, या प्रत्यर्थी निवास कर रहा है, या घरेलू हिंसा अभिकथित की गई हो। तीन बातें यहां पे, इसको समझते हैं। व्यथित अस्थायी रूप से, या तो व्यथित रह रहा है, या प्रत्यर्थी रह रहा है, या फिर घरेलू हिंसा हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, वो है सीकर की और रह रही है बांसवाड़ा में, शादी हुई है उसकी। तो व्यथित अस्थायी रूप से अन्यथा निवास, वो कहाँ निवास कर रही थी अस्थायी रूप से, बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। प्रत्यर्थ निवास करता है, वो बांसवाड़ा से कुटाई उटाई करके और वो राजसमंद रहने लग गया, राजसमंद के कोर्ट में आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते। या गए वे घूमने के लिए, वो इंदौर गए हुए थे, इंदौर में कुटाई कर दी मान लो, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑल इंडिया का एक्ट है। तो जहाँ पे घटना हुई थी, या मान लो झुंझुनू आए हुए थे रानी सती के मंदिर में, वहाँ कुटाई कर दी, तो यहाँ मजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है, ये केवल आपको याद करवाने के लिए, ऐसा नहीं होता कि चलते किसी बस में थप्पड़ मार दी तो अब कैसे पता करें कि कौन सा न्यायालय आएगा। कहीं भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, या तो व्यथित अस्थायी रूप से निवास कर रहा है, या प्रत्यर्थी अस्थायी रूप से, या फिर घरेलू हिंसा विघटित की गई हो। अब इसमें मजिस्ट्रेट की कैटेगरी होती है, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट की बात है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दो प्रकार के न्यायाधीश होंगे, या तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगरीय मजिस्ट्रेट होगा इसके अंतर्गत। याद रहेगा क्या? अब बताओ आप, मजिस्ट्रेट किस में लिखा हुआ है? धारा लिखते एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक्ट पढ़ क्या है। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा सर सारी धाराएं रटनी जरूरी है क्या? सारी तो नहीं रटनी, पर जितनी याद होती तो कर सकते हैं ना।
कुछ धाराएं तो याद कर ही सकते हैं, लो है इसीलिए तो लो में डाला है, अदरवाइज तो इसको सामाजिक ज्ञान में डाल देते। समझ गए ना भाई? आपको तलाक दहेज ये प्रॉब्लम तो सोशोलॉजी में भी है, उसकी बजाय लो में लिखा है, इसका मतलब कुछ तो लो की लैंग्वेज, कुछ शब्द तो आपके होने ही चाहिए। तो मजिस्ट्रेट 3 क्षेत्र आ गए, या तो व्यथित रह रहा हो, या प्रत्यर्थी रह रहा हो, या घरेलू घटना विकसित हुई हो। मजिस्ट्रेट 2 कैटेगरी के, पहला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा महानगरीय मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट हो गया, याद हो गया क्या? अगली बात, ये धनी अनुतोष, ये के में है भाई? धन की चाबी कुबेर की चाबी है, ये धनी अनुतोष में दी जाएगी। ठीक है, धनी अनुतोष क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, ऐसा प्रतिकर कंपनसेट करना अभिप्रेत है जो मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय और वहन राशि को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी को दिया गया एक आदेश है। नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो कि घरेलू हिंसा हुई है और महिला ने खूब भागदौड़ करी, थाने पे चक्कर काटे, तो कोचिंग में पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, कोई नौकरी करती थी, उस नौकरी को उसने छोड़ा है, फिर इधर कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, लास्ट में आके फैसला हुआ है। तो फैसला हुआ तो मान लो हस्बैंड को तो जो सजा मिली, कुछ राशि दिलाई वो दिला दी, पर महिला ने कहा कि मैंने जो खर्च किया उसका क्या भाई, मेरी जेब से पैसे भी इतने सारे लगे। इसको बोलते हैं धनी अनुतोष, जो प्रत्यर्थी से लिया जाएगा। ये मजिस्ट्रेट आदेश देगा, किसको दिलाया जाएगा? व्यथित महिला को। क्यों? उसने अपना वे वो उपगत किया, पहले खर्च किया, इसलिए। बात समझ में आ गई क्या? 2 बार इस वीडियो को और सुनोगे याद हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अब वापस समझो इसको, ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है, प्रतिकर अभिप्रेत है जो मजिस्ट्रेट आदेश के द्वारा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय और वहन राशि को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी को दिलाया जाता है। याद रहेगा क्या? कुछ कीवर्ड तो याद हो ही जाएंगे। किस में लिखा हुआ है? की, के फॉर की मानी चाबी, उसके धन की चाबी महिला को दे देंगे लाके। ठीक है, उसे धनी अनुतोष बोलते हैं। आगे मजिस्ट्रेट में पढ़ेंगे, मजिस्ट्रेट तो आदेश देगा। ठीक है, धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22 में यही पढ़ेंगे अपन। तो मजिस्ट्रेट आदेश दिलाएगा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप, और व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय वहन राशि को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी को दिलाया जाएगा। याद रहेगा क्या आप लोगों के? ठीक। अगली बात, अब आ गया अपना प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी कहां पे लिखा हुआ है? क्यों में लिखा हुआ है प्रत्यर्थी। अब इसमें अवयस्क नहीं होगा, ये कूटने वाला है। वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो 2 शर्त पूरी करेगा। पहले तो जो व्यथित है उसकी घरेलू नातेदारी में है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं है ये। समझ में आ रहा है ना? अरे घरेलू नातेदारी में है। और दूसरी बात है, जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने अनुतोष चाहा है। समझ में आ गया ना? चाहा है, यूं घरेलू नातेदारी में है रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ये ओरिजिनल एक्ट इंग्लिश में है, अब इसका हिंदी किया। कई शब्द ऐसे और भी आएंगे आगे कि जिनका एग्जैक्टली हिंदी उन्होंने किया नहीं। सहन करना लिख दिया, वहन करने को। अफोर्ड का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आई कांट अफोर्ड यू, कि मैं आपको सहन नहीं कर सकता या कर सकती, उसको उन्होंने सहन लिख दिया, उसकी वहन होना चाहिए इकोनॉमिकली, इसलिए कुछ शब्दों में गड़बड़ आएगी। प्रत्यर्थी कौन होगा? वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित की घरेलू नातेदारी में है, पहली बात तो। और दूसरा, व्यथित ने क्या किया है, उसके खिलाफ अनुतोष चाह है। समझ में आ गया ना? ये हो गया साहब आपका प्रत्यर्थी। तो प्रत्यर्थी का यार परीक्षा में सब कुछ भूल जाओ तो 2-1 लाइन तो याद रहेंगी कि धारा 2 सब क्लोज, क्लोज क्यू, कौन अभिप्रेत है? 18 वर्ष की ऊपर का वयस्क है, और व्यथित की तो घरेलू नातेदारी में है, और व्यथित ने इसके खिलाफ अनुतोष चाहा। बस व्यथित आ गया। साध्यग्रस्ती क्या होता है? यहां तक याद हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ। ठीक है, एक बार रिवीजन कराएं क्या आपको, या ये और करके करवा देते हैं? साध्यग्रस्ती
कॉमन शेयर्ड हाउस होल्ड, एक घर में रहने वाले, साझी गृहस्थी होती है वो। घरेलू नातेदारी क्या होती है बताओ? घरेलू नातेदारी किसे कहते हैं? घरेलू नातेदारी एफ में आया था, क्या था कि दो या ज्यादा से अभिप्रेत है जो एक साझी गृहस्थी में रहते हैं और उनके बीच में निम्नलिखित 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 रिलेशन पाए जाते हैं। ठीक है। बालक कौन होता है? बालक 18 वर्ष से कम की आयु का और डीएसपी हो, डी फॉर दत्तक, एस फॉर सोतेलार, पी फॉर पोषित, हो गया बालक। ठीक है। प्रत्यर्थी कौन होता? प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी धारा कौन सी इसकी? 2Q। यस, हाँ। क्यों क्यों कुटाई करी? क्यों में है। व्यथित महिला कहां पे है? ए में। कौन है व्यथित? जो प्रत्येक साथ घरेलू नातेदारी में रही हो, पहली बात हो, और दूसरा बस वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट क्या है भाई? इंसिडेंस रिपोर्ट ई में आई थी और क्या है कि व्यथित महिला की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई रिपोर्ट है। ओके। मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट आई मुझे भी बनना है तो आई में लिखा हुआ मजिस्ट्रेट 2I में। और मजिस्ट्रेट 3 क्षेत्र के मजिस्ट्रेटों के नाम है, या तो जहां पे प्रत्यर्थी निवास कर रहा है, या जहां पे व्यथित निवास कर रहा है, या जहां पे घरेलू घटना हुई हो। और 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट, और महानगरीय मजिस्ट्रेट और जेएम फर्स्ट। अब ये साझी गृहस्थी और समझ लो, फिर आपकी परिभाषा पूरी होगी। साझी गृहस्थी क्या कहलाता है? हाँ, ये एस का मतलब शेर, साझी गृहस्थी, शेर हाउस होल्ड। ठीक है। साझी गृहस्थी, ऐसी गृहस्थी विपरीत है। ये विपरीत सब तो आप रट लेना। बालक से विपरीत है, न्यायाधीश से अभिप्रेत है, व्यथित महिला से विपरीत है, घरेलू हिंसा से विपरीत है, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट से विपरीत है। अभिप्रेत तो अभिप्रेत याद रहेगा आपके। तो ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है, किसी के साथ तो रहेगा ही, या घरेलू नातेदारी में अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है। ठीक है, मतलब कोई भी समय पर रह चुका है। ऐसी गृहस्थी भी व्यथित और प्रत्यर्थी संयुक्त स्वामित्व किराएदारी में रहते हैं। तो 2 प्रकार की चीज है, बहुत आसान है। ये कहता है कि ऐसी गृहस्थी विपरीत है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है, वो जो महिला रह रही है, व्यथित पीड़ित है, वो किसके साथ रही है? प्रत्यर्थी के साथ किसी भी समय में रही है। और साथ ही साथ में ऐसी गृहस्थी भी हो सकती है जहां प्रत्यर्थी संयुक्त स्वामित्व किराएदारी में रहे हुए हों। खुद की बात ये घर की है, इधर अकेली रह रही है, इधर संयुक्त रही है, और इधर भी है कि वो कभी इसके साथ में रह चुकी है। इसको बोलते हैं घरेलू साझी गृहस्थी। याद रहेगा, घरेलू नातेदारी याद आई थी, ये इधर साझी गृहस्थी है। एक बार आपको और वीडियो को सुन लेना है, याद रहेगा क्या क्या लिखा हुआ है कि जहां व्यथित व्यक्ति रहता है, ये व्यक्ति का मतलब ये महिला है, समझ गए ना? व्यथित महिला रहती है मान लो, या घरेलू नातेदारी में अकेले या प्रत्यर्थी के साथ रह चुकी है, नातेदारी में रही है। नातेदारी का मतलब वो सारा का सारा परिवार, कुटुंब, ठीक है, ब्लड रिलेशन सारे आ जाएंगे, विवाह, समरकता वाला। और इधर कहता है कि ऐसी गृहस्थी भी हो सकती है जहां या तो कोई खुद के घर में या कोई किराए के मकान में प्रत्यर्थी के साथ रही हुई हो। अब ये मैं बता नहीं सकता, ऐसा हो सकता है कि कभी रही हो उसके साथ, किसी प्रक्रम पर साथ रह चुकी हो। नहीं समझे क्या? अरे तो आज और पहले किसी प्रक्रम पर, यही तो लाइन लिखी हुई, किसी प्रक्रम पर एक साथ रह चुकी हो। समझ में आ गया क्या बात? कंसंट्रेट होगा तो शायद याद हो जाएगा। ठीक है, 100% कंसंट्रेशन। साझी गृहस्थी एस में लिखी हुई है, और नहीं होगा तो अपने क्या जा रहा है भाई? आधे घंटे पहले भी तो कुछ नहीं आ रहा था, अब आधे घंटे में अगर 30% ही पे आया है तो आधा घंटा और लगाएंगे, उससे आधा घंटा और लगाएंगे, 90% पहुंच जाएंगे। इतना ही तो गेम है। याद रहेगा क्या? तो याद करेंगे कि जहां व्यथित रहता है या घरेलू नातेदारी में अकेले या प्रत्यर्थी के साथ संयुक्त रही है, और इधर वाला है कि किराए का मकान हो सकता है, फिर खुद का हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है घरेलू हिंसा। अब आपका अगर एक सेंस में बताऊं मैं तो
कितने अध्याय टोटल थे? ठीक है, 5 अध्याय थे। 5 में पहला क्या था? प्रारंभिक, धारा 1 से 2 थी, तो ये दोनों निपटा लिए अपन ने। पहली पढ़ी नहीं और दूसरी में सारी सारी परिभाषाएं। परिभाषा कितने प्रकार की पढ़ी? देखो लिखते हैं, ए पढ़ी क्या? ए मैं लिखता हूं, ए पढ़ी, बी पढ़ी क्या? सी पढ़ी क्या? डी पढ़ी, ई पढ़ी, ए पढ़ी, जी पढ़ी, एच पढ़ी, आई पढ़ी, जे पढ़ी, के पढ़ी, एल पढ़ी, एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू पढ़ी, आर पढ़ी। कितनी परिभाषाएं पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों के आठों के पहले तो नाम बता दो आप। सबसे पहले ये एयर, एयर क्यू तो पिक्चर में है, इन बाकी को तो परेशान इन्होंने किया है। ए क्यू, ए क्यू, बाकी बीच वाले तो ऐसे ही आ गए। ए फॉर व्यथित, व्यक्ति, व्यथित, और क्यू फॉर प्रत्यर्थी। ये बाकी वालों को सीट लिया। बी, अच्छा बी कहां पे गया? ये रहा बी, बी फॉर बालक, ये बालक हो गया। ई फॉर रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है? डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। एफ नातेदारी, फैमिली। आई वॉन्ट टू बी मजिस्ट्रेट। के धनीय अनुतोष, घर की चाबी, धन की चाबी, धनीय अनुतोष। क्यू, क्यू प्रत्यर्थी। एस साझीग्रस्ती। एक बार मन में सोचो इनको कि ये याद हुआ कि नहीं हुआ, कि कौन कौन से याद हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं याद हो रहे हैं। रट्टा तो मार ही लेंगे। ये करके एक 10 मिनट का ब्रेक भी करेंगे, फिर सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ए फोर व्यथित कौन है? यस, इसका मतलब है ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही हो, और उसका अभिकथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही है। बी, बी फॉर बालक। 2 कंडीशन पूरी करेगा, 18 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति और डीएसपी। उसमें दत्तक हो सकता है, सौतेला हो सकता है, पोषित हो सकता है। ई, ई बड़े मंद बुद्धि क्यों यार? ई में क्या है? डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। क्या होता है डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट? महिला तो लिखना ही नहीं है, हमेशा व्यथित लिखना। अब व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर विहित प्रारूप में तैयार की गई हो, ये हो गया ई। इसके बाद में कौन सी है? एफ नातेदारी। क्या होती है नातेदारी? बताओ। 2 या अधिक जो एक साझी गृहस्थी में रहते हैं और उनके बीच में समरसता, विवाह, इसके अलावा कुटुंब, और इसके अलावा समरसता है। एक तो ब्लड का रिलेशन, एक विवाह का रिलेशन, और दत्तक वाला रिलेशन, और एक अविभक्त परिवार वाला। विवाह के साथ तलाक नहीं आएगा। आई फॉर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की 2 कैटेगरी बना दी। एक तो कौन से क्षेत्रकार है, कौन सा मजिस्ट्रेट। तो क्षेत्र 3 हो सकते हैं, प्रत्यर्थी रह रहा हो, व्यथित रह रहा हो, या फिर जहां पे उनके साथ हिंसा हुई हो। और ये 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा महानगर के धनीय अनुतोष। ये धनीय अनुतोष कब दिलाया जाता है? व्यथित महिला की शिकायत पर। किससे दिलाया दिया जाएगा? प्रत्यर्थी द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा। क्यू, क्यू कौन है? प्रत्यर्थी। 18 वर्ष से अधिक आयु का,
वयस्क होगा और फिर एक लाइन जोड़ देना जिसके साथ व्यथित घरेलू नातेदारी में है या रही हो। नहीं, व्यथित ही, ठीक है, प्रत्यर्थी उधर व्यथित। साझी गृहस्थी क्या होता है भाई? साझी गृहस्थी का मतलब ये होता है कि मैं बताता हूं आपको, ये रहा ऐसी गृहस्थी, साझी गृहस्थी में गृहस्थी से उठाना, ऐसी गृहस्थी जो साझा चलती हो, साझी गृहस्थी। भाई ये आ गया कि साझी गृहस्थी बताओ तो लिखना कि ऐसी गृहस्थी जो साझा हो। साझा का मतलब जहां एक व्यक्ति रहता है या घरेलू नातेदारी में अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रकार में एक साथ रहते हैं, और या फिर ऐसी गृहस्थी जहां पे व्यक्ति और प्रत्यर्थी संयुक्त स्वामित्व में किराएदारी में रह चुके हैं, या तो अकेले या नातेदारी में या स्वामित्व में या किराएदारी में। 4 शब्द है, याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अपना, आपको मैंने बताया कि साहब अब नेक्स्ट करेंगे अब करेंगे अध्याय 2, और अध्याय 2 में केवल एक परिभाषा, और इसकी धारा कौन सी है? और किसके बारे में? ये डोमेस्टिक वायलेंस, असल में घरेलू हिंसा बहुत मोस्ट है। ये 15 शब्द में 50 शब्द में आपको घरेलू हिंसा पूछ सकता है, एक एक शब्द इसका याद करेंगे। ठीक, चलते हैं। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा में 4 चीजें शामिल है, याद रखना पहले बात तो, ठीक है। कितनी चीजें? 4 चीजें। पहली चीज है छत्ती, ऐसे मैं याद करवाऊंगा आपको, छत्ती। दूसरा है दहेज, तीसरा है डराना, और चौथा है अन्य। याद रहेगा क्या? वो ध्यान से एक एक शब्द को सुनना वरना याद नहीं होगी। सबसे पहले एक छत्ती, दूसरा दहेज, तीसरा डराना, और चौथा अन्य। ये अन्य वाले ने बड़ा गड़बड़ कर रखा है। ये कहते हैं ना कि ये तो झूठा मामला फंसा दिया अन्य वाले में। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इसको थोड़ा नल एंड वॉइड भी कर दे, इस पर सुधार करवा दे। बहरहाल अभी तो अपन इस एक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब मैंने पढ़ा तब मुझे भी ये समझ में आया कि यार अन्य का तो कुछ भी हो सकता है, अन्य तो अन्य होता है, ठीक है। सबसे पहले छत्ती पहुंचाना, फिर दहेज के लिए, फिर डराना धमकाना, फिर अन्य। याद कर लो इनको पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके, ये वरना बिल्कुल याद नहीं आएगी। तो सबसे पहले छत्ती पहुंचाएंगे। छत्ती पहुंचा सकते हैं 4 चीजों को। स्वास्थ्य को छत्ती, सुरक्षा लिखा हुआ है, जीवन और अंग। सुरक्षा को छत्ती कैसे पहुंचाएंगे भाई? रात को अकेली सोई होती है, यू जाके जोर से चिल्ला के गेट बजाते हैं या भूत की आवाज निकाल लेते हैं, ऐसा याद कर लो। स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन और अंग को क्षति पहुंचाना, या मानसिक और शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, या क्षति तो नहीं पहुंचाई पर संकटापन मतलब उस स्थिति तक लेके जाना, ठीक है। दुरुपयोग किस चीज का? शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक। ये 3 चीजें पहले क्षति में आएंगी। बहुत आसान है, समझो। देखो सबसे पहले क्षति पहुंचाएंगे, और भी आपको याद नहीं तो एक चीज और सिंपल बना दूं मैं। क्षति पहुंचाएंगे वो, सबसे पहले तो क्षति पहुंचाएंगे, फिर करेंगे दुरुपयोग, उसके अंतिम बाद में करेंगे वो संकटापन। पहले क्षति, फिर संकटापन, फिर दुरुपयोग। याद रहेगा? तो सबसे पहले याद रखना कि व्यथित के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग को क्षति पहुंचा देना, या क्षति तो नहीं पहुंचाई पर मानसिक शारीरिक संकटापन कर दिया, से याद रखना। और यह भी नहीं किया तो फिर उसका क्या कर लिया? दुरुपयोग कर लिया। तो सबसे पहले क्षति, उसके बाद में संकटापन, और उसके बाद में भाई आपने याद रहोगे तो कोई याद कर लेगा,
और 40-50 पोस्ट आती हैं एसडीएम बनना है तो वो कर रहे हैं याद जिनको करना है। तो ठीक है, इस वीडियो को 30 लोगों ने भी देख लिया और 30 के 30 ने याद कर लिया तो भी आपकी तो पोस्ट खतरे में पड़ गई। तो इसलिए आपको रटना है अच्छे से, समझ गए, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग को क्षति पहुंचा देना, या मानसिक शारीरिक संकटापन या दुरुपयोग करना, शारीरिक लैंगिक मौखिक भावनात्मक आर्थिक दुरुपयोग कर लेना, या तो ये कर लिया, या दहेज या कोई मूल्यवान वस्तु जो उसको मिली थी और दहेज या कोई मूल्यवान वस्तु के लिए मांग कर लेना महिला से कि जाओ इस बार घर पे जाओ तो 50,000 रुपये, लाख रुपए लेके आना, जो कानून के खिलाफ जाके, मतलब कोई भी मूल्यवान वस्तु की मांग कर लेना महिला से। पहले तो मार कुटाई कर ली, फिर उसको कहा कि सामान लेके आओ घर से, फिर महिला कहीं चलेगी तो फोन करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और फिर अन्य रूप से कोई शारीरिक या मानसिक रूप से उसको कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? 4 चीजें, या तो मारपीट हो गई, या तो क्या हो गई, मारपीट हो गई, इधर पैसे मांग रहे हैं, इधर डरा रहे हैं, और इधर कोई और ऐसे कोई जैसे शादीशुदा तो वो किसी और लड़की से बोले मैं तो इससे बात करने लग गया हूँ, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छी लगने लग गई, वो कह रही मैं मानसिक रूप से परेशान हो रही हूँ उसको लेकर। ठीक है, तभी तो मामला फंसता है, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। यहाँ आपको शारीरिक चोट आ गई, यहाँ आपने मांग कर ली दहेज की, यहाँ डरा रहे धमका रहे, यहाँ क्या कर रहे पता नहीं। तो 4 चीजें सबसे पहले क्या याद रखेंगे? सबसे पहले कि जीवन, दूसरा अंग, तीसरा सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसको तो क्षति पहुंचा देना। तो 4 चीजें, एक सबसे पहले जीवन का अंग, स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन अंग स्वास्थ्य सुरक्षा क्या कर देना, क्षति। अरे ये भी नहीं याद हो तो इसको भूल जाओ चाहे। और फिर दुरुपयोग करना, शारीरिक लैंगिक मौखिक भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग कर लेना। तो एक तो सबसे पहले क्या कर देना, उसका क्षति पहुंचाना, दूसरा संकटापन करना, और तीसरा दुरुपयोग करना। तो क्षति, संकटापन, दुरुपयोग। क्षति किस चीज की? स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग की क्षति, मानसिक या शारीरिक रूप से संकटापन क्षति पहुंचाना, और फिर दुरुपयोग करना, शारीरिक लैंगिक मौखिक भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग। इनको आगे क्लियरिफिकेशन भी दिया हुआ इनका इस एक्ट में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दहेज वाला मामला आर्थिक इससे क्लियर होता है। अब आ जाओ, दहेज या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग कर लेना, और डराना धमकाना, और व्यथित को अन्यथा क्षति पहुंचा देना, ये तो है घरेलू हिंसा। अब एक एक चीज को क्लियर किया है, ये तो समझ में आ गई। इसका तो एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है अन्य क्या होता है। ये समझ में आएगा कि दहेज की मांग कर लेना, ये समझ में नहीं आया ये दुरुपयोग कैसे करेंगे, शारीरिक दुरुपयोग कैसे करेंगे, लैंगिक दुरुपयोग कैसे करेंगे, मौखिक दुरुपयोग कैसे करेंगे, भावनात्मक, ये समझ में नहीं आना है। आगे आपके तो आ गया, पर कई मंदबुद्धि के लोग भी तो एक्ट को पढ़ेंगे। इसके लिए इस एक्ट में आगे इसको क्लियरिफिकेशन कर दिया कि साहब शारीरिक दुरुपयोग ये होता है, लैंगिक ये होता है, मौखिक ये होता है, भावना, ये तो समझ में आ गया ना। व्यक्तित्व के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग को क्षति पहुंचा देना, मानसिक या शारीरिक रूप से क्षति या संकटापन कर देना, और दुरुपयोग शारीरिक लैंगिक मौखिक भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग कर देना। दहेज या मूल्यवान वस्तु के लिए विधि विरुद्ध मांग कर लेना, डराना धमकाना और अन्य कर लेना। अब देखो एक एक चीज को आगे इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया इसका, वो बता देता हूं। देखो शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है? ऐसा कोई कार्य या आचरण जो व्यक्तित्व को शारीरिक पीड़ा दे, अपानी करे, जीवन अंग या स्वास्थ्य को खतरा पैदा करे। वो क्यों परिभाषा है कि भाई कोई मारपीट कर ले उसके साथ में, ठीक, हाँ कुछ भी ऐसा कर ले कि वो उसको शारीरिक पीड़ा हो जाए, स्वास्थ्य अंग जीवन आदि को खतरा पैदा हो, ये तो शारीरिक दुरुपयोग नहीं पूछेगा। अगला देखो लैंगिक दुरुपयोग क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान या तिरस्कार करता हो, अन्यथा अतिक्रमण करता हो। भाई हो सकता है कोई अप्राकृतिक यौन संबंध हो, महिला की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार को काम किया जाना जो महिला की गरिमा के खिलाफ हो, उसका अपमान हो, तिरस्कार हो, इसको लैंगिक दुरुपयोग बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो लैंगिक दुरुपयोग का मतलब महिला की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार का कृत्य करना, ऐसा लिख देना आप तो, कि महिला की गरिमा के ऐसा आचरण विपरीत है जो
महिला की गरिमा के खिलाफ हो। यस, बस क्या बोलेंगे, ऐसा आचरण अभिप्रेत है जो महिला की गरिमा के खिलाफ हो गया। शारीरिक दुरुपयोग क्या है, जीवन अंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को खतरा या क्षति पहुंचा देना। अगला देखो, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, ये क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। गांव में आपने सुना होगा कि महिलाओं को कि वो कोई बच्चा नहीं होता तो ताने मारती रहती है, वो वाला मामला इधर है। अपमान करना, उपहास करना या तिरस्कार करना, गाली देना, मौखिक आ रहा ना, या महिला को ठेस पहुंच रही है भावनात्मक रूप से, तो क्या करेंगे, अपमान, उपहास, तिरस्कार या गाली, विशेष रूप से संतान और नर बालक नहीं होने पर, नर बालक लिखा हुआ यहाँ पे, लड़का नहीं होने पर, तो अपमान करना, उपहास करना, अपमान सामने करेंगे, उपहास पीछे से करेंगे, तिरस्कार औरों के सामने करेंगे, गाली सबके सामने। याद रह जाएगा क्या, नर बालक का मतलब वो ये एक्ट में लिखा हुआ है, हाँ नर बालक लिखा है इन्होंने। लड़का नहीं हो तो ताना मारना, विशेष देखो संतान, विशेष रूप से संतान नहीं होने, या तो बांझ का, या फिर कि तुम्हारे लड़का नहीं हो रहा है, जबकि साइंस प्रूव कर रखी कि बहू का क्या दोष है, तुम्हारे बेटे की गलती है भाई, क्रोमोसोम उसके ठीक से नहीं जा रहे, समझ में आ गई। या ऐसा कर लो, भावनात्मक दुरुपयोग और क्या होता है कि वो जो लड़की है अपने भाई को पहुंचाती है, ध्यान से सुनना, तो वो जो उस लड़की के हस्बैंड है वो उस महिला को रोज ये बोलते कि तुम्हारे भाई को तो उठवा दूंगा मैं, उसको तो मरवा दूंगा मैं। इसका मतलब देखो, ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जैसे व्यक्ति हितबद्ध है, व्यक्ति जो महिला है वो कहते तेरे भाई को तो अभी निपटवा देंगे, 6-1 महीने और हैं, वो महिला रोज परेशान होती है भावनात्मक रूप से कि यार ये कहीं मरवाई नहीं दे, सारी हानि हो गई इसमें। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, मानसिक तो लड़की हो गई, उस व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देने से व्यक्ति हितबद्ध है। इसका मतलब मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग पूछे, 2 बता देना, एक याद दिलाना, बोले मौखिक से एक है, भावनात्मक से भावना भाई के साथ जुड़ी हुई है, और मौखिक बच्चा नहीं होने के साथ जुड़ी हुई है। तो भाई उपहास करना, तिरस्कार करना, गाली गलौज करना, अपमान करना, बालक या विशेषतः नर बालक नहीं होने पर, या ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना जिससे कि व्यथित है वो हितबद्ध है, याद रहेगा। अंतिम देखो, आर्थिक दुरुपयोग। ये आर्थिक दुरुपयोग क्या होता है, इसको ओपन कर दो। आर्थिक दुरुपयोग क्या होता है, और कर दो। आर्थिक दुरुपयोग समझते हैं। आर्थिक दुरुपयोग में 2-3 शब्द जो आपको समझ लेना, सबसे पहला है वंचन, मतलब ऐसे आर्थिक वित्तीय संसाधन जिनके लिए महिला विधि, कानून या परंपरा के अनुसार हकदार है उसका प्रयोग न करने देना। भाई पति के घर में आई है तो वो जो उसका पति का जिसमें हिस्सेदारी उसमें महिला की भी होगी, भाई वो खाना भी खाएगी, वो बेड बिस्तर भी यूज करेगी, वो कूलर पंखा टीवी भी यूज करेगी अगर घर में है तो उन चीजों से महिला को वंचित कर देना। दूसरी बात, स्त्री धन या महिला द्वारा संयुक्त रूप से या अलग स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रयोग से रोकना। उसके पापा ने उसको गाड़ी दी है, महिला को उसकी चाबी छीन लेना कि तुम ये गाड़ी नहीं चलाओगे आज से। तो इसका मतलब स्त्री धन या महिला का ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो या तो स्वामित्व की है या उसकी खुद की के लिए की है, उससे उसको वंचित कर देना। या ऐसा हो सकता है कोई संपत्ति है, मूल्यवान वस्तु है, शेयर प्रतिभूति है, उस पर महिला का आंशिक या पूर्ण अधिकार है, गैर मौजूदगी में बिना सहमति के उसको बेच देना। 3 चीजें हैं। पहली बात तो जो वस्तुएं महिला यूज करना चाहती है उस पर रोक लगा देना। दूसरा, स्वयं की कोई वस्तु स्त्री धन है उससे रोक देना। पहले तो हस्बैंड की चीजें जो है, देखो उसको ऐसे समझ लो, 3 चीजें आएंगी इसमें। पहले बात वो आई है ससुराल में, तो ये ससुराल का घर है, इसमें जो चीजें हैं उसको यूज नहीं करने देना, इसका हक तो है ससुराल में ही। तो दूसरा बोली मत यूज करने दो, ये ससुर जी की गाड़ी है मान लो, हस्बैंड तो चलाते पर महिला को नहीं चलाने देते, उसे वंचित कर दिया। कोई बात नहीं, उस महिला के पापा ने दूसरी गाड़ी दिला दी उसको,
दहेज में दिया, वापस और दिला दी, इसको यूज नहीं करने देना। तीसरा, महिला को कोई प्लॉट वगैरह दिया था, कोई शेयर दिया था, कोई प्लॉट था, कोई कंपनी में हिस्सेदारी दी थी, उसको उसकी गैर मौजूदगी में बेच दिया। ये सारे के सारे क्या है? आर्थिक दुरुपयोग है। बात समझ में आ गई क्या? अब आपको ये बताना है मुझे कि बताओ घरेलू हिंसा होती क्या है? कितनी बातें घरेलू हिंसा में, कौन कौन सी हैं? अन्य। तो सबसे पहले छत्ती, एक तो छत्ती था, छत्ती के साथ एक शब्द और था, संकटापन, और एक था दुरुपयोग। दूसरा था दहेज, तीसरा था डराना, और चौथा था अन्य। अब ये तो अपने आप समझ में आ गया आपके, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका आगे थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर दिया कि शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है, आर्थिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है, मौखिक क्या होता है, भावनात्मक क्या होता है। इसको आगे क्लियर कर दिया, समझ में आ गई ना बात ये। अब देखो क्षति, किस किस को क्षति पहुंचाना? स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग को, या शारीरिक और मानसिक रूप से उसको उस संकटापन स्थिति तक लेके जाना, और किसका दुरुपयोग करना? ये सारे के सारे जो आपको बताया कि आर्थिक है, शारीरिक है, मौखिक है, लैंगिक है, भावनात्मक है, दुरुपयोग कर देना। दहेज के लिए अविधि विरुद्ध जो मांग कर देना, डराना धमकाना, और अन्य शारीरिक या मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर देना। अब पूछा कि शारीरिक दुरुपयोग क्या है, तो अब शारीरिक दुरुपयोग को क्लियर करेंगे। शारीरिक क्या है, दूसरा मानसिक क्या है, मौखिक, मौखिक या भावनात्मक, तीसरा लैंगिक है, और चौथा आर्थिक है। शारीरिक दुरुपयोग क्या है, कुछ भी समझ में तो वही बता देना, शरीर है, जीवन है, अंग है, स्वास्थ्य है आदि को हानि या क्षति पहुंचा देना। मौखिक या भावनात्मक क्या है? मौखिक किसे कहते हैं? अपमान, तिरस्कार, उपहास, गाली, विशेष रूप से बालक या नरबालक नहीं होने पर। और भावनात्मक क्या है? भाई को नहीं बोलेंगे, उसके भाई को क्यों बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ऐसे किसी व्यक्ति को लगातार धमकी कारित करना जो कि जिससे व्यक्तित्व का हित बद हो। लैंगिक क्या होता है? लैंगिक दुरुपयोग किसे कहते हैं? कि महिला का, इससे विपरीत है कि महिला का डिग्निटी, जो गरिमा है, के विरुद्ध जाते हुए लैंगिक करते करना, अपकर्ते करना, ऐसा लिख देना, थोड़ी लो की लैंग्वेज। और आर्थिक दुरुपयोग क्या होता है? आर्थिक दुरुपयोग में तीन चीजें आएंगी, ससुराल नहीं लिखेंगे, ऐसी किसी सुख सुविधा से वंचित कर देना जो कि विधि के अनुसार उसका हक है। और दूसरा, स्त्री धन और विशेष रूप से मूल्यवान किसी संपत्ति से महिला को उसके उपयोग से वंचित कर देना। और तीसरी बात क्या लिखेंगे? स्वामित्व वाली वस्तुओं को गैर मौजूदगी में बेच देना। ये हो गया आपका घरेलू हिंसा। थोड़ी बड़ी लिखी पर इसको आप शॉर्ट में करके अच्छे से लिख लेंगे शब्दों का प्रयोग करते हुए। अब आ जाओ आप, ये हो गया तो पूरा। अब आगे चलते हैं, ये परिभाषा आपकी पूरी हो गई। अब आपको पता लगा कि साहब कोई महिला के साथ में इस प्रकार का कृत्य हुआ है, ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा अगली बात, ठीक है। तो शायद ये ऐप में चढ़ने में दिक्कत आएगी क्लास को, तो अभी इसका सेकंड पार्ट अब कर लेते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका अब कर लेते हैं। हाँ, अध्याय 3 अब करेंगे इसको, अध्याय 3। और अध्याय 3 में क्या है? बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ सकते हैं? संरक्षण अधिकारी, दूसरा पुलिस, सेवा प्रदाता,
और मजिस्ट्रेट आदि के बारे में। अब नेक्स्ट धारा करते हैं थोड़ी सी देर के ब्रेक के बाद में, ठीक है।